दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र पुस्तक के तहत आरओ परीक्षा से संबंधित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे थे, उसके तहत दोस्तों आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। ठीक है दोस्तों हमारे चैनल पर भारतीय भूगोल, विश्व भूगोल, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, पर्यावरण एवं विज्ञान से संबंधित वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ठीक है दोस्तों, जिन दोस्तों ने इन सब्जेक्टों को कवर ना किया हो वह जाके उन विषयों को हमारे चैनल से पूरी अच्छी तरीके से कवर कर सकते हैं। और आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट दोस्तों भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन देखेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हम लोग सारे प्रश्नों को कवर करने की अच्छे तरीके से कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए कह रहा है दोस्तों, पहला जो है टॉपिक हमारा भारत का संवैधानिक विकास। क्या है? भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा था कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। क्या है? किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था? तो यह कथन था दोस्तों ऑस्टिन का। ठीक है, यह कथन था हमारा ऑस्टिन का, यानी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन था दोस्तों हमारे ऑप्शन ए ऑस्टिन का। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? क्या है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, क्या है? भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? चलिए देखेंगे क्या क्या कथन दिए गए हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग। कह रहा है दोस्तों पहला है, ठीक है, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में, क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है दोस्तों यह बिल्कुल सही है। फिर एक बार देखेंगे, कह रहा है कि भारत सरकार अधिनियम जो 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो कहाँ भारत में होनी थी, तो यह हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा हमारा सही। और दूसरा स्टेटमेंट क्या है दोस्तों, देखेंगे हम। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। क्या है? भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत दोस्तों यूरोप वासियों से अधिक था। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है, यानी कि एक और दो स्टेटमेंट सही है। फिर से देख लेंगे, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, यह स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। ध्यान रखिएगा दोनों स्टेटमेंट दोस्तों। चलिए देख लेंगे इसका आंसर क्या दिया गया है। इसका आंसर दिया गया है सी, यानी कि एक और दोनों स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, चलिए देखेंगे। कह रहा है कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? क्या है? भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या है हमारा पांचवा नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का जो दोस्तों संवैधानिक सलाहकार था? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा BN राव। ठीक है, बलवंत नारायण राव, BN राव। ठीक है दोस्तों,
बलवंत नारायण राव यानी कि BN राव जो थे दोस्तों, वह हमारे संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। इसका सही आंसर ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया। क्या है? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकार किया गया दोस्तों। ऑप्शन C यानी कि 26 नवंबर 1949 को इसकी डेट थी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन C इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्या है? भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे दोस्तों, वह हमारी भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। देखेंगे क्या है दोस्तों। अगला जो है हमारा नया टॉपिक है। कह रहा है कि संविधान पर विदेशी प्रभाव। क्या है? कह रहा है कि संविधान पर विदेशी प्रभाव। चलिए ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। क्या है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया। जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है दोस्तों, वह किस देश से ली गई हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या होगा? ध्यान से देखिएगा, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है, रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से। ठीक है दोस्तों, मूल कर्तव्य हमारा अनुच्छेद 51 का में दिया गया है। ठीक है, इन्हें दोस्तों हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन C इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों। क्या है? ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की जो अवधारणा है, हम किस देश के संविधान से ग्रहण करते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में जो सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा है दोस्तों, किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हम लोगों ने हमारे जो संविधान में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं दोस्तों, उनको ग्रहण किया है। ऑप्शन C संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। क्या है? भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार लिया गया है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर के प्रश्न में देखा क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। चलिए देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका के संविधान से। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? अमेरिका के संविधान से। ठीक है दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों इस ना कि RO की परीक्षा में, बल्कि UP PCS और UPSC के भी परीक्षाओं में दोस्तों, और बहुत सारी परीक्षाओं में इससे प्रश्न बनते हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस टॉपिक के सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। क्या है? भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 395 यानी कि 395। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम है। क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार जो हमारी भारत की सरकार है दोस्तों, उसका कानूनी नाम क्या है? दी यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, क्या है? दी यूनियन ऑफ इंडिया यानी कि ऑप्शन B इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, द यूनियन ऑफ इंडिया, ऑप्शन B। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे जो दिया गया है हमारा? पंचायतें भाग 9। ठीक है, नगर पालिकाएं भाग 9 क। ठीक है, सहकारी समितियां भाग 9 ख। ठीक है, जबकि दिया गया है दोस्तों यह हमारा अधिकरण। ठीक, अधिकरण दिया गया है भाग 10। क्या है? अधिकरण दिया गया है भाग 10, जो कि गलत है दोस्तों। अधिकरण हमारे संबंधित हैं भाग 14 क से। अधिकरण हमारे संबंधित हैं दोस्तों भाग 14 क से। ठीक है, जबकि पंचायतें भाग 9 सही सुमेल है दोस्तों। नगर पालिकाएं भाग 9 का यह भी सही सुमेलित है। सहकारी समितियां भाग 9 का यह भी सही सुमेलित हैं। पंचायतें हमारी दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में जोड़ी गई। नगर पालिकाएं 74वें संविधान संशोधन के तहत, और कोऑपरेटिव सोसाइटी यह जोड़ी गई थी 97वें संविधान संशोधन के तहत। जबकि अधिकरण दोस्तों हमारा भाग 10 में ना होकर भाग 14 का में होगा। तो इस प्रकार यह गलत सुमेल दिया गया है। पंचायतें भाग 9, नगर पालिकाएं भाग 9 का, कोऑपरेटिव
सोसाइटी भाग नौखा। ठीक है, याद रखिएगा इसका गलत आंसर है ऑप्शन, इसका जो सही आंसर होगा वह है हमारा ऑप्शन डी, सुमेल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, चलिए ध्यान से देखते रहिएगा। क्या है, कह रहा है कि निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, नागरिकता दिया गया है भाग 2 दोस्तों। ठीक है, नागरिकता दिया गया है भाग 2, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग 7। क्या है, संघ राज्य क्षेत्र दिया गया है भाग 7, नगर पालिकाएं भाग 9A। ठीक है दोस्तों, और निर्वाचन भाग 15। ठीक है, निर्वाचन भाग 15। तो इसमें जो सही सुमेल नहीं है दोस्तों वह है हमारा संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र दोस्तों भाग 7 में ना होकर यह हमारे भाग 8 में है। ठीक है, संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में ना होकर भाग 8 में है, जबकि नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में किया गया है दोस्तों, यह सही है। नगर पालिकाएं हमारी दोस्तों भाग 9A में है, यह सही सुमेल है। निर्वाचन भाग 15 के तहत दिया गया है, यह सही सुमेल है। जबकि संघ राज्य क्षेत्र भाग 7 में स्थित ना होकर दोस्तों भाग 8 में होगा, इसलिए हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है वह सही सुमेल नहीं है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। क्या है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 117 में दोस्तों वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 117 के तहत वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि जो फाइनेंस बिल है इसके, यह दोस्तों हमारे संविधान के आर्टिकल 117 के तहत इसका प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दोस्तों इसका आधा भाग इस पार्ट में और आधा अगले पेज पे दिया गया। चलिए हम लोग पूरा देख लेते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है, हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है दोस्तों, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसी तरह पढ़ते रहें। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन बी हमारा दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा। और क्या इसका सही सुमेल है, इसको हम लोग नीचे दिए गए ब्रैकेट में अच्छे तरीके से रिकॉल कर लेते हैं, देख लेते हैं। कह रहा है सही सुमेलन इस प्रकार है। क्या है, सही सुमेलन इस प्रकार है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि संविधान का भाग जो भाग 15 है दोस्तों, यह किससे संबंधित है, हमारे निर्वाचन यानी कि इलेक्शन से। संविधान का भाग 15 संबंधित है हमारे निर्वाचन या इलेक्शन से। ठीक है, संविधान का भाग 16 है दोस्तों, यह है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। कुछ वर्गों के संबंध में दोस्तों विशेष उपबंध कहाँ दिया गया है, संविधान के भाग 16 में। संविधान का भाग जो दोस्तों हमारा 17 है, यह है राजभाषा से संबंधित, और जो भाग 18 है यह है हमारा आपात उपबंध से संबंधित। ठीक है दोस्तों, तो सही आंसर हम लोगों ने देखा क्या है हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, यहां देख लीजिए फिर से, संविधान का भाग जो दोस्तों 15 है यह निर्वाचन से, संविधान का भाग 16 है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध, संविधान का भाग 17 राजभाषा, संविधान का भाग 18 आपात उपबंध। चलिए 7वें नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो क्या है हमारा 7वीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं दोस्तों क्या दिया गया है, संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां। 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है दोस्तों, तो 8वीं अनुसूची हमारी भाषाओं से संबंधित है। 9वीं अनुसूची क्या है दोस्तों, तो 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। क्या है, कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। 10वीं अनुसूची है दोस्तों हमारा दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखेंगे। कह रहा है कि 7वीं अनुसूची में, तो 7वीं अनुसूची दोस्तों हमारा संघ राज्य तथा समवर्ती सूचियां दी गई हैं। 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता। ठीक है दोस्तों, जो कि हमारे संविधान में 52वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि 3, 1, 4 और 2। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। सारे प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा दोस्तों, सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा। 8वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है, कह रहा है कि 7वीं अनुसूची, तो 7वीं अनुसूची को दोस्तों हम लोग सुमेल करेंगे
विधायी शक्तियों का जो वितरण दिया गया है दोस्तों, यह हमारी 7वीं अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में दोस्तों भाषाएं दी गई हैं, 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, और 10वीं अनुसूची है दोस्तों दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता। ठीक है दोस्तों, 7वीं अनुसूची है दोस्तों विधायी शक्तियों का वितरण। ठीक है, 8वीं अनुसूची है भाषाएं, 9वीं अनुसूची है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण, 10वीं अनुसूची है दल परिवर्तन के आधार पर निरअर्हता। तो इसका सही आंसर हम लोग देखेंगे दोस्तों क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, हम लोगों ने सही सुमेल देख लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है 9वां नंबर प्रश्न, कह रहा है कि आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। क्या है, इकोनॉमिक प्लानिंग दोस्तों भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यानी कि समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है दोस्तों यह भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इकोनॉमिक प्लानिंग जो है दोस्तों यह हमारे यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट समवर्ती सूची में आता है दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। चलिए दोस्तों, कह रहा है उद्देशिका क्या है, प्रीएम्बल दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं दोस्तों पॉलिटी के जितने भी टॉपिक हैं सारे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से आप लोग देखिएगा। सारे टॉपिक्स को हम लोग अब पूरे अच्छे तरीके से कवर करेंगे। चलिए देखेंगे, पहला कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। क्या है, भारतीय संविधान की जो उद्देशिका दी गई है उसमें संशोधन किया गया था दोस्तों। तो हमारी भारतीय संविधान की उद्देशिका में दोस्तों अब तक केवल एक बार संशोधन किया गया है, और वह किया गया है दोस्तों 42वें संशोधन 1976 के द्वारा। क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे भारतीय संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रीएम्बल में एक बार संशोधन किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न दोस्तों, देखेंगे दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, समाजवादी शब्द उद्देशिका में जोड़ा गया तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उद्देशिका। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि उद्देशिका। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रीएम्बल को दोस्तों हम लोग संविधान की आत्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है। तो उनकी व्याख्या की गई है दोस्तों मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या है दिया गया है अगला प्रश्न। चलिए देखेंगे। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, तो 3 प्रकार के न्याय हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रदान किए गए हैं दोस्तों। कौन कौन से वह हैं, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। ठीक है, कौन कौन से न्याय हैं दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों। देखेंगे अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक है दोस्तों शासन प्रणाली। ठीक है, शासन प्रणाली। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। कह रहा है कि भारत में राजनैतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि जनता। ठीक है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है दोस्तों, तो वह है हमारा ऑप्शन ए यानी कि जनता। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ।
दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ देखेंगे दोस्तों, क्या कह रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। कह रहा है कि गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित निम्नांकित में से कौन एक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो। ठीक है, सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, यह हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि एक राज्य जिसमें जनता सर्वोच्च हो, यह सही है। सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में निहित हो, यह भी सही है। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो, यह भी सही है। जबकि दिया गया है सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान व्यक्ति में निहित हो, दोस्तों यह गणतंत्र का लक्षण ना होकर यह राजतंत्र का लक्षण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक। चलिए क्या है दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पशु है। क्या है, भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों ऑप्शन सी बाघ। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों, पैंथेरा टाइग्रिस। और देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए हमारे गवर्नमेंट ने अप्रैल 1973 में दोस्तों टाइगर प्रोजेक्ट यानी कि बाघ परियोजना शुरू की थी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी है दोस्तों, तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, क्या है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी यानी कि मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी ऑप्शन सी यानी कि मोर। ठीक है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। कह रहा है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी कि मोर। चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दिया गया है। अगला टॉपिक है दोस्तों स्टेट एवं यूटी, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर जो है दोस्तों वह स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, यहाँ आप लोग देखें स्टार मार्क किया गया है। कह रहा है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में डिटेल देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। कह रहा है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ दोस्तों प्रोविंस से लिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण में राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ है। इस आधार पर दिए गए विकल्पों में कोई विकल्प सही नहीं है, परंतु यदि राज्य का अर्थ हम लोग प्रोविंस से लेते हैं दोस्तों तो 1948 में ऑप्शन डी यानी हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था। ठीक है, प्रश्नगत राज्यों के प्रोविंस और स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है, चलिए देख लेंगे। पश्चिम बंगाल दोस्तों प्रोविंस बना 15 अगस्त 1947 को, स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। असम हमारा प्रोविंस बना 15 अगस्त 1947 को, स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। पंजाब हमारा प्रोविंस बना 15 अगस्त 1947 को, स्टेट बना 26 जनवरी 1950 को। हिमाचल प्रदेश हमारा प्रोविंस बना 15 अप्रैल 1948 को, स्टेट बना 25 जनवरी 1971 को। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है। क्या है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ठीक है, जो सही आरोही क्रम है वह है हमारा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले किसका गठन हुआ था, सबसे पहले गठन हुआ था नागालैंड का। कब हुआ था, 1 दिसंबर 1963। क्या है, नागालैंड का स्थापना वर्ष क्या है दोस्तों, 1 दिसंबर 1963। 1 दिसंबर 1963। मेघालय का देखेंगे स्थापना वर्ष, मेघालय का स्थापना वर्ष है दोस्तों 21 जनवरी 1972। मेघालय का स्थापना वर्ष है 21 जनवरी 1972। सिक्किम का स्थापना वर्ष है दोस्तों 16 मई 1975। सिक्किम का जो स्थापना वर्ष है 16 मई 1975। ठीक है दोस्तों, और अरुणाचल प्रदेश का यह है हमारा 20 फरवरी 1987। क्या है, 20 फरवरी 1987। तो इस प्रकार देखें 1963 में हमारा दोस्तों है यह है नागालैंड। ठीक है, 1972 में है दोस्तों हमारा मेघालय। ठीक है, 1975 में है दोस्तों हमारा सिक्किम, फिर है 1987 में दोस्तों हमारा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए
यहाँ देख लीजिए, नागालैंड है 1 दिसंबर 1963, मेघालय 21 जनवरी 1972, सिक्किम 16 मई 1975, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला प्रश्न? कह रहा है कि राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष। ठीक है, राज्य और अस्तित्व में आने का वर्ष। ठीक है, कह रहा है कि चलिए देखेंगे, नागालैंड का हो जाएगा दोस्तों। यदि हम सुमेल करें तो नागालैंड दोस्तों यहाँ दिया गया है, प्रश्न का उत्तर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, यहाँ देख लीजिए आप लोग, प्रश्न का उत्तर जो है वह स्टार मार्क किया गया है। नागालैंड दोस्तों 1962 में स्थापित ना होकर 1963 में अस्तित्व में आया था, जबकि झारखंड हमारा यह 2000 में, तेलंगाना हमारा 2014 में, सिक्किम हमारा 1975 में। इसीलिए इसका आंसर दोस्तों स्टार मार्क किया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे, डिटेल पढ़ लेंगे हम लोग क्या दिया गया है। नागालैंड का स्थापना वर्ष है दोस्तों 1963, झारखंड है 2000, तेलंगाना है 2014, सिक्किम है 1975। कह रहा है कि नागालैंड राज्य गठन के लिए 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962, नागालैंड राज्य अधिनियम 1962 है, जबकि राज्य दोस्तों 1963 में अस्तित्व में आया था। अतः इस प्रश्न में त्रुटि है, किंतु निकटतम उत्तर यदि माना जाए दोस्तों तो हम लोग किसको मान सकते हैं? वह है हमारा विकल्प बी। ठीक है, निकटतम उत्तर माना जाए। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, ध्यान से देखिएगा क्या है। कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? कह रहा है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी 1956 में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? चलिए दोस्तों, हमारा 5वां नंबर प्रश्न ध्यान से देखेंगे क्या है। कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? कह रहा है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संतुष्टि के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1956 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे 6ठे नंबर प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन निर्माण किया गया? कह रहा है कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? ठीक है दोस्तों, तो भाषा के आधार पर दोस्तों सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या है कि भाषा के आधार पर यदि हम देखें तो सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का पृथक राज्य के रूप में सृजन वर्ष 1953 में हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? क्या है? कह रहा है कि लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यदि दोस्तों प्रश्नकाल के अनुसार देखें तो हमारा आंसर दोस्तों 20 था। ठीक है, यदि प्रश्नकाल के अनुसार देखें तो हमारा जो आंसर था वह 20 था, लेकिन यदि वर्तमान में संघ राज्य क्षेत्रों की लोकसभा सीटों की संख्या देखें तो वह हो जाएगा हमारा 19। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आंसर? 19। तो इस प्रकार हमारा वर्तमान के अनुसार आंसर 19 होगा, जबकि यदि हम प्रश्नकाल के अनुसार देखें तो हमारा आंसर 20 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि भारत में कितने राज्य हैं? ठीक है, भारत में कितने राज्य हैं? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28। ठीक है, क्या है हमारा सही आंसर होगा दोस्तों? भारत में कितने राज्य हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 28। ठीक है, ऑप्शन सी। जबकि दोस्तों यदि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखें तो वह रह गई है 8। ठीक है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हमारे होंगे। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 9वां नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? कह रहा है कि मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? क्या है? मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये प्रश्नकाल के दौरान पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, डाटा 2018 का दिया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर कर्नाटक। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले प्रश्न की तरफ, देखेंगे। कह रहा है कि कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। क्या है? कावेरी जल विवाद के अंतर्गत राज्य हैं। ठीक है, यह प्रश्न दोस्तों ज्योग्राफी के तहत भी आ सकता है। चलिए ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। ठीक है, तो कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक आता है हमारा, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। कर्नाटक, तमिलनाडु, पांडिचेरी और केरल। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने, क्या है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की
कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? क्या है? एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद को, यानी हमारे पार्लियामेंट को। ठीक है दोस्तों, एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों की स्थापना करने की कार्यपालकीय शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे दोस्तों, क्या है? नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। ठीक है, नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? कह रहा है कि नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो नागरिकता से संबंधित प्रावधान दोस्तों संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत दिए गए हैं। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम दूसरे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है? दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? क्या है? नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 11 दिसंबर 2019। 11 दिसंबर 2019। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है अगला प्रश्न दोस्तों, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। क्या है? मूल अधिकार फंडामेंटल राइट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप सभी लोग जानते हैं, बहुत सारे प्रश्न इस टॉपिक से बनते हैं, फंडामेंटल राइट से। चलिए ध्यान से देखिएगा सारे प्रश्नों को। कह रहा है कि भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? क्या है? भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है, फिर देखेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन के प्रतिषेध करता है? तो बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है दोस्तों अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24 दोस्तों यह बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा आर्टिकल 24 क्या कहता है। देखिए सारे आर्टिकल को देख लेंगे। अनुच्छेद 19 है वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 23 है दोस्तों मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध करता है। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो हमारा आंसर है उसको ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 24। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया है? कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? चलिए देखेंगे इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 32, यानी कि अनुच्छेद 32। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान का 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार जो मूल अधिकार था दोस्तों इसको लोप किया गया। कौन सा? संविधान का 44वां संशोधन अधिनियम 1978। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। क्या है? भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 17 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन अनुच्छेद 17 यानी कि ऑप्शन बी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17, यानी कि आर्टिकल 17। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई है? अनुच्छेद 17। दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा छठवां नंबर प्रश्न? देखेंगे भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है। क्या है? भारत का संविधान दोस्तों स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह आज़ादी अंतर्निहित है दोस्तों
कौन से आर्टिकल में? अनुच्छेद 19(1)(अ) में, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(अ) में, ठीक है दोस्तों, 19(1)(अ) में दोस्तों हमारी प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था की गई है, ठीक है, किंतु यह आज़ादी हमारे संविधान में स्पष्टता अंतर्निहित नहीं है, ठीक है, अनुच्छेद 19(1)(अ) में। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, ठीक है, अनुच्छेद 19, ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19 में दोस्तों हमारे भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? क्या कह रहा है कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1D को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर, यानी कि अनुच्छेद 19(1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एकांतता का अधिकार, ठीक है, एकांतता का अधिकार इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 19(1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो सही आंसर हो जाएगा एकांतता का अधिकार, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 9वां नंबर प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या है? कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। कह रहा है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है, धर्म प्रचार करने का अधिकार। कह रहा है सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार। फिर कह रहा है कि राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। फिर कह रहा है कि धार्मिक निकायों को लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि जो 1, 2 और 3 पॉइंट दिए गए हैं यह सही हैं। ध्यान से देखिएगा, फिर हम लोग रिकॉल करेंगे क्या दिया गया है। कह रहा है कि धर्म प्रचार करने का अधिकार यह हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, ठीक है, धर्म प्रचार करने का अधिकार, ठीक है। सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, यह भी हमारे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आता है, सिखों को कृपाण धारण करने एवं रखने का अधिकार, ठीक है। फिर है 3rd नंबर, राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार, तो यह भी हमारा पॉइंट सही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहां देख लीजिए 1, 2 एवं 3। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। चलिए दोस्तों देखेंगे, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, क्या है, फिर देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16। क्या है, अनुच्छेद 14 तथा अनुच्छेद 16 इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा 11वां नंबर प्रश्न, कह रहा है दोस्तों कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। क्या है, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? ठीक है, क्या है कि किसी व्यक्ति को एक ही, चलिए दोस्तों ध्यान से देखेंगे, कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। ठीक है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि हमारा अनुच्छेद 20। ठीक है, फिर से एक बार ध्यान से सुनिएगा, किस व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपर्युक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद 20 आर्टिकल 20 के तहत। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ सुमेलन का प्रश्न है। कह रहा है कि मौलिक अधिकार और अनुच्छेद। कह रहा है कि अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17। कह रहा है कि गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण, ठीक है, अनुच्छेद 23। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29। ठीक है, तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, क्या है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, यह दिया गया है दोस्तों हमारा आर्टिकल नंबर 22, ना कि आर्टिकल नंबर
23 में। तो हमारा सही सुमेल नहीं है, वह है हमारा ऑप्शन बी। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण दिया गया है दोस्तों आर्टिकल 22 में, ना कि आर्टिकल 23 में। बाकी जो दिए गए हैं कि अस्पृश्यता का अंत अनुच्छेद 17 सही सुमेल है, धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 सही सुमेल है, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 यह भी सही सुमेल है। लेकिन गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 में ना होकर अनुच्छेद 22 में होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि 13वां नंबर प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। क्या है? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि 1976 में। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा कि बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था, ऑप्शन बी 1976 में दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, ध्यान से चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है कि सूचना का अधिकार, क्या है? सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार है, एक विधिक अधिकार है, ए तथा बी दोनों है, डी ना तो ए और ना ही बी। ठीक है दोस्तों, तो सूचना का अधिकार जो है दोस्तों, राइट टू इंफॉर्मेशन, यह दोस्तों एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है। ठीक है, सूचना का अधिकार एक मूल अधिकार भी है और एक विधिक अधिकार भी है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ए तथा बी दोनों। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 15वां नंबर प्रश्न है, क्या है? ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। क्या है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है, वे हैं। तो वे हैं दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18, यानी कि ऑप्शन बी आर्टिकल 14 to 18। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है हमारा पहला प्रश्न, देखेंगे ध्यान से। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? पहला क्या है? एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, तो यह पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, इस्टेब्लिशिंग ऑफ वेलफेयर स्टेट, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है, कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना। ठीक है, यह भी पॉइंट हमारा सही है दोस्तों। तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना यह भी सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना यह भी सही है। फिर है हमारा ऑप्शन सी, क्या कह रहा है? ऑप्शन सी कह रहा है दोस्तों कि एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। ठीक है, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह पॉइंट हमारा गलत दिया गया है दोस्तों, जबकि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना यह भी पॉइंट हमारा सही है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है दूसरा नंबर प्रश्न? कह रहा है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। क्या है? समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों का अंग है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है अगला? है हमारा तीसरा नंबर प्रश्न दोस्तों। इसका पूरा प्रश्न अगले पेज पे दिया गया है। चलिए देख लेंगे क्या है इसका पूरा प्रश्न, हम लोग अगले पेज पे देख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिएगा, सारे प्रश्नों को देखेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसका सही आंसर है दोस्तों 1, 2, 3 और 4, यानी कि ऑप्शन ए। लेकिन डिटेल से हम लोग सारे आर्टिकल्सों को देख लेंगे। देखिए क्या दिया गया है, चलिए ध्यान से देखिएगा सारे आर्टिकल्स क्या दिए गए हैं। सही सुमेलन क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि आर्टिकल 40 क्या है, अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों वह दिया गया है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 40 है दोस्तों हमारे ग्राम पंचायतों के गठन से। ठीक है, अनुच्छेद 41 क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 41 कह रहा है दोस्तों कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद जो 44 है दोस्तों, यह बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, आप लोग याद रखिएगा कि नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 है दोस्तों कृषि एवं पशुपालन का गठन। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। फिर से ध्यान से सुनिएगा, अनुच्छेद 40 है दोस्तों ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार।
अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। चौथे नंबर प्रश्न की तरफ क्या है, कह रहा है कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। क्या है कि जो मनरेगा अधिनियम है दोस्तों, यह निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43। ठीक है, भाग 4 में दिए गए अनुच्छेद 43 को। ठीक है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 43 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा 5वां नंबर प्रश्न, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। ठीक है, 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा जो दी गई है, यह हमारा डीपीएसपी नहीं है। जबकि मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, यह हमारा डीपीएसपी के तहत आता है। ठीक है, जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दोस्तों, यह हमारा राज्य के नीति निदेशक तत्व के तहत नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। छठा नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुफ्त कानूनी सलाह। क्या है, मुफ्त कानूनी सलाह। ठीक है, यह जोड़ा गया दोस्तों हमारे संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, और जोड़ा गया आर्टिकल 39 क में, जोड़ा गया आर्टिकल 39 क में मुफ्त कानूनी सलाह जोड़ा गया हमारे नीति निदेशक तत्व के तहत। और कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, फिर देख लेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत दोस्तों संविधान में बाद में जोड़ा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुफ्त कानूनी सलाह आर्टिकल 39 के। किसके तहत, नीति निदेशक तत्व के तहत, जो कि भाग 4 के तहत आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। क्या, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। कह रहा है कि मूल कर्तव्य। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी, आर्टिकल 51 क। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर। पहला कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन हम सभी लोग जानते हैं, यह है हमारा 42वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान से देखते रहिएगा सारे प्रश्नों को दोस्तों। दूसरा नंबर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। चलिए देखेंगे। कह रहा है कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है। फिर कह रहा है कि अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। फिर कह रहा है किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह गलत दिया गया है, जबकि उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, यह सही है। स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, यह भी सही है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, यह भी हमारा पॉइंट सही है। जो गलत है वह है ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में दोस्तों वर्तमान में कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। कुल 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। अगला जो है दोस्तों वह है हमारा अगला टॉपिक है वह है राष्ट्रपति। ठीक है, क्या है, राष्ट्रपति। चलिए देखेंगे। राष्ट्रपति है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य यह होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह सही है। फिर कह रहा है कि राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। क्या है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह हमारा पॉइंट गलत है। केवल दोस्तों राज्य विधानसभा के
राज्य विधानसभा के सदनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। तीसरा हमारा कह रहा है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, क्या है, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह हमारा पॉइंट सही है। ठीक है, फिर कह रहा है कि दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी पॉइंट हमारा सही है। ठीक है, जबकि दूसरा दिया गया है कि राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह गलत है, क्योंकि हमारे दोस्तों विधान परिषद के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या है हमारा, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यह सही है। सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यह भी सही है। तो हमारा सही आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो वह बनेगा हमारा 1, 3 और 4 सही है। ठीक है, 1, 3 और 4 सही है। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा, क्या है, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं, तो वे हैं दोस्तों ऑप्शन बी, दिल्ली तथा पुडुचेरी। ठीक है, दिल्ली तथा पुडुचेरी, याद रखिएगा। फिर से देखेंगे, भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया, वे हैं हमारे दिल्ली तथा पुडुचेरी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, क्या है, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है, तो हम सभी लोग जानते हैं ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे दोस्तों चौथे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा चौथा नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार, क्या है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में निहित है, क्या है, भारत के संविधान के अनुसार केंद्र की जो कार्यपालिका शक्ति है निम्नलिखित में निहित है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1 में। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा कि भारत के संविधान के अनुसार दोस्तों केंद्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। ठीक है, केंद्र की कार्यपालिका शक्ति दोस्तों राष्ट्रपति में निहित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल 1। चलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न, कह रहा है कि निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, क्या है, निम्नांकित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे छठे नंबर प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा छठा नंबर प्रश्न, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है, नीलम संजीवा रेड्डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, क्या है, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कह रहा है यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो, तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, तो वह होंगे दोस्तों हमारे CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश हमारा कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा, ऑप्शन डी इसका सही आंसर। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, देखेंगे क्या दिया। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा। कह रहा है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए, तब राष्ट्रपति का कार्य कौन करेगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है अगला प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, ठीक है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति, नया टॉपिक है, कथन एवं कारण, ध्यान से देखेंगे। कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है, तो यह सही है। कह रहा है कि कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अहरित है। ठीक है, तो कथन हमारा सही दिया गया है। कारण क्या है, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो कथन और कारण
दोनों सही है दोस्तों, और कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि कोई व्यक्ति, कथन दिया गया है, उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए अर्हत है। ठीक है, और कारण दिया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, यानी कि कारण जो है वह कथन की सही व्याख्या करता है। इस प्रकार दोनों ए और आर सत्य हैं तथा आर ए का स्पष्ट मान्यकरण है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। क्या है हमारा अगला प्रश्न? कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन कथनों में से कौन सा से सही हैं उस पर देखेंगे हम लोग। कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, कह रहा है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। बिल्कुल दोस्तों, यह स्टेटमेंट हमारा सही है कि राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी दोस्तों अप्रत्यक्ष होता है। ठीक है, फिर कह रहा है दूसरा स्टेटमेंट कि राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या है? राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह स्टेटमेंट हमारा गलत है। राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, केवल एक। ठीक है, फिर चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि भारत का उपराष्ट्रपति, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति कह रहा है कि भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधारी है। ठीक है, क्या है? भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है। ठीक है, तो हमारा भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी कौन है दोस्तों? उपराष्ट्रपति। कह रहा है कि के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो हमारे जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी है, यह हमारा स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य दायित्व नहीं है, यह भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, यह भी स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है कि राष्ट्रपति की पद त्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, यह भी स्टेटमेंट दोस्तों हमारा सही दिया गया है। हमारा इस प्रकार सही आंसर हो जाएगा सभी चारों। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखिए। चलिए दोस्तों, अगला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री परिषद। ठीक है, केंद्रीय मंत्री परिषद कह रहा है कि भारतीय संविधान, क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? क्या है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति तथा पदच्युति को विवेचित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि आर्टिकल 75। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारतीय संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कि संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह स्टेटमेंट सही है। फिर कह रहा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। ठीक है, यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। संघ मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा, यह स्टेटमेंट, इसका आंसर केवल एक सही है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखेंगे। कह रहा है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु 25 वर्ष, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी, सभी जो हैं दोस्तों एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा, अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी। कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। आप लोग याद रखिएगा, इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा क्या है?
कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। क्या है? निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 3, 4 एवं 5 केवल, यानी कि हमारा गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है? निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयांतर के बाद सुशोभित किया? तो गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3, 4 एवं 5 केवल। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौधरी चरण सिंह। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों चौधरी चरण सिंह। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग यहीं तक, बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, यदि आपको दोस्तों हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।